brought to you by Kuku FM in association with Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। सबसे पहले आप कतई धांसू और अंग्रेजी में ये डायलॉग सुनिए। अ गवर्नमेंट कैन नेवर फील डिफीटेड व्हेन द पीपल स्पीक। कितनी जरूरी बात है कि जनता अगर अपनी राय दे रही है तो किसी भी सरकार को हारा हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। एक और बयान सुनिए। दुनिया की चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हम साथ मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। ये जेनरिक टाइप का है। तीसरा ज्यादा स्पेसिफिक है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युद्ध के बारे में व्लादिमीर पुतिन से जो कहा वो बिल्कुल सही था। यह कुछ बयान 20 सितंबर को शुरू हुई यूनाइटेड जनरल नेशनल असेंबली यानी यूएनजीए की बैठक का हासिल है। जनरल असेंबली यूएन का सबसे बड़ा अंग है। इसमें सभी सदस्य देश जो यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा हैं शामिल होते हैं और इस लिहाज से न्यूयॉर्क में चल रही यूएनजीए मीटिंग को दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक जमावड़ा कहा जा सकता है। तो आज हम समझेंगे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली यानी यूएनजीए की पूरी कहानी क्या है, यूएनजीए से दुनिया पर कितना फर्क पड़ता है और यूएनजीए समिट के पहले दिन क्या निष्कर्ष निकले। इसके बाद चलेंगे जापान, जहां 21 सितंबर की सुबह एक शख्स ने पीएम ऑफिस के बाहर खुद को आग लगा ली। उसके पास से एक चिट्ठी मिली। इस चिट्ठी में पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार की मुखालफत की गई है। हम जानते हैं कि भारत के पीएम नरेंद्र मोदी भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। बताएंगे जापान की जनता का एक धड़ा शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार का विरोध क्यों कर रहा है। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का अंतरराष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम है दुनियादारी। हमारे सहयोगी हैं इस एपिसोड में कुकू एफएम, ऑडियो बुक्स का प्लेटफॉर्म। अगर आप यहां पर जाके कोई किताब सुनना चाहें, ऑडियो बुक्स हैं, तो आपको प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगर लेंगे आप तो 50% की छूट मिलेगी। काहे से कि आप लल्लन टॉप का दुनियादारी देखते हैं, आपको कोड डालना पड़ेगा LT50। अब चलते हैं यूएनजीए की तरफ। क्या है इसकी बात? इसकी 77वीं बैठक न्यूयॉर्क में शुरू हो चुकी है। फुल फॉर्म क्या है याद कर लीजिए। ये यूनाइटेड नेशंस का एक स्थायी अंग है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। और ये कब बना? हम जानते हैं कि पहले वर्ल्ड वॉर के बाद बने लीग ऑफ नेशंस की उपयोगिता खत्म हो गई थी। लीग ऑफ नेशंस दूसरा विश्व युद्ध रोकने में नाकाम रहा था। फिर दूसरे वर्ल्ड वॉर के बीच में ही एक नए संगठन पर चर्चा शुरू हुई थी। ऐसा संगठन जिसमें सब देशों का प्रतिनिधित्व हो और जो दुनिया में शांति स्थापित करने में कारगर हो ताकि तीसरा विश्व युद्ध ना हो। यूएन का विचार सोवियत संघ के लीडर जोसेफ स्टालिन ने दिया था, जबकि यूनाइटेड नेशंस फ्रेज का पहला इस्तेमाल अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। अप्रैल से जून 1945 के बीच अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों के नेताओं ने मिलकर यूएन का चार्टर बनाया और फिर 24 अक्टूबर 1945 को औपचारिक तौर पर यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र महासंघ की स्थापना हो गई। यूएन के सामने दुनिया भर की चुनौतियां। एक अकेला संगठन, इसके पास इतने सारे काम तो करे कैसे? इसलिए तय हुआ कि भैया सबको अलग अलग रोल बांट दो, अलग अलग विभाग बना दो। और इसी को ध्यान में रखते हुए यूएन के मातहत 6 संस्थाएं बनाई गई। एक छाता अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन जिसके 6 अंग, और ये 6 परमानेंट अंग हैं, स्थायी अंग हैं। याद कर लीजिए, पूछे जा सकते हैं इम्तिहान में। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और छठवां है यूएन सेक्रेटेरिएट। सचिवालय समझ लो, अंग्रेजी में जबान फिसलती है। अब इन 6 में जनरल असेंबली का काम सबसे विस्तृत और सबसे अहम है। यूएन के सभी 193 सदस्य देश जनरल असेंबली का भी हिस्सा होते हैं। यानी ये यूएन की इकलौती ऐसी इकाई है जिसमें सब मेंबर्स का प्रतिनिधित्व है। फिलिस्तीन और वेटिकन सिटी को इसमें ऑब्जर्वर स्टेट्स का दर्जा मिला हुआ है। वे असेंबली की मीटिंग में बोल सकते हैं, लेकिन किसी प्रस्ताव पर बटन नहीं दबा सकते, यानी कि वोट नहीं डाल सकते। अब यह संस्था का प्रारंभिक परिचय हो गया यूएनजीए का। अब इसका काम क्या है? यूएन चार्टर के मुताबिक
जनरल असेंबली अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सहयोग और सलाह दे सकती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से जुड़े किसी ऐसे सवाल पर चर्चा कर सकती है जो सिक्योरिटी काउंसिल में, सुरक्षा परिषद में विचाराधीन नहीं है। अगर यूएन के किसी अंग के काम और शक्तियों पर असर पड़ रहा हो तब जनरल असेंबली उस पर भी चर्चा कर सलाह दे सकती है। कुछ और भी जरूरी मुद्दे हैं जिन पर बात रख सकती है, मसलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का विकास, उनको नियमबद्ध करना, समाज, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति, मानवतावाद के क्षेत्र में साझा प्रयास। इसके अलावा जनरल असेंबली देशों के बीच झगड़े की स्थिति में शांतिपूर्ण समझौते की राय दे सकती है। बजट पर यूएन की अप्रूवल भी यही जनरल असेंबली देती है। यूएन ने दुनिया के कई हिंसाग्रस्त इलाकों में अपनी पीस कीपिंग फोर्स उतारी हुई है। इसका खर्च यूएन के सदस्य देश उठाते हैं और जनरल असेंबली सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति का आकलन करके बताती है कि तुम्हारी जेब से इतना पैसा और तुम्हारी से इतना। जाहिर सी बात है, विकसित और अमीर देश ज्यादा खर्चा देते हैं। इसके अलावा जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल के 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव भी करती है। यूएन के दूसरे अंगों के सदस्यों को भी चुनती है और सिक्योरिटी काउंसिल की सलाह पर सेक्रेटरी जनरल की नियुक्ति भी करती है। देख रहे हो कितने काम है। यूएनजीए में हर सदस्य के पास एक वोट होता है, सबका वोट बराबर। आम मुद्दों पर प्रस्ताव पास कराने के लिए सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। अगर प्रस्ताव शांति और सुरक्षा, बजट या नए सदस्य की एंट्री से जुड़ा है तब 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, 2/3 वोट मिलेंगे तभी प्रस्ताव पारित होगा। अगर सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो के कारण कोई जरूरी प्रस्ताव फेल हो जाता है, वैसी स्थिति में जनरल असेंबली उस मसले पर बहस करती है और संबंधित देशों से शांत रहिए की अपील करती है। कोई भी देश यूएनजीए में पारित प्रस्ताव को मानने के लिए बाध्य नहीं है। फिर भी इसने 77 साल के इतिहास में दुनिया में कई बदलावों की इबारत रखी है। सदस्य देश इबारत कैसे रखी होगी? नींव रखी है, इमारत की बुनियाद रखी है, इबारत रची है। गड़बड़ हो जाती है भाषा में, इबारत इमारत बड़े पास पास हैं। बहरहाल आगे बढ़ाते हैं कहानी। ये सदस्य देश कई बार अपने हितों के अनुसार प्रस्तावों की व्याख्या भी कर लेते हैं, लेकिन कुल जमा यूएन का ये अंग पर्यावरण, आतंकवाद, निरस्त्रीकरण यानी कि डिसआर्मामेंट, गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा जैसे विषयों पर साथ मिलकर काम कर रहा है, जिससे करोड़ों लोगों का गरीब देशों में जीवन बदला भी है। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ बहस हो रही हो, कोई मान रहा नहीं मान रहा, कुछ असर भी है। अब ये जानिए कि यूएनजीए की हाई लेवल डिबेट क्या है। यूएनजीए की बैठकें तो वैसे पूरे साल चलती हैं, पर सितंबर के महीने में होती है जनरल डिबेट। शुरू में ये डिबेट्स न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस में हुई। 1952 के बाद से इन डिबेट्स की मेजबानी न्यूयॉर्क में ही हो रही है। इस बहस में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों का संबोधन, भाषण होता है। आमतौर पर मेंबर कंट्रीज के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति इसमें हिस्सा लेते हैं, पर कभी कभी किन्हीं वजहों से ये जिम्मेदारी अगर वो नहीं आ पा रहे तो कैबिनेट के सीनियर मिनिस्टर को भी सौंपी जा सकती है। मसलन इस बार के सेशन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं जा रहे। रूस ने भेज दिया अपने विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को, चीन की तरफ से आए उनके विदेश मंत्री वांग यी, और भारत का प्रतिनिधित्व हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर करेंगे। भारत के बोलने का मौका कब है? तारीख नोट कर लो, 24 सितंबर। जयशंकर वैसे 18 सितंबर से ही न्यूयॉर्क में है। वो यूएन में संबोधन देने के अलावा 50 से ज्यादा बैठकों में भी हिस्सा लेने वाले हैं। बहुत काम होता है विदेश मंत्री को। इस बार की यूएनजीए डिबेट का एजेंडा क्या है? इस साल के यूएनजीए सेशन का थीम है अ वाटरशेड मोमेंट, ट्रांसफॉर्मेटिव सॉल्यूशंस टू इंटरलॉकिंग चैलेंजेस। कतई अंग्रेजी, हिंदी में बताते हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई समस्याओं का हल ढूंढने की साझा कोशिश। अब इस समय दुनिया एक साथ कई समस्याओं से जूझ रही है, एक दूसरे से जुड़ी भी हुई है। मसलन कई देशों में क्लाइमेट चेंज का प्रभाव सामने आ रहा है। पाकिस्तान में बाढ़ आई, जापान ने अभी अभी तूफान का दंश झेला, ताइवान में भूकंप आया था, यूरोप और चीन के कई हिस्सों में सूखा पड़ा है और हमारे बुंदेलखंड में भी अब बाढ़ आने लगी है। दूसरी बात, रूस यूक्रेन युद्ध के 7 महीने हो चुके हैं। दोनों ही देश खाद्यान्न और फर्टिलाइजर्स के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक हैं। मतलब लड़ रहे हैं ये दोनों। हमारे खेत में फर्टिलाइजर कम आ रही है और दुनिया के कई देशों को गेहूं महंगा खरीदना पड़ रहा है। सब पर असर। इस युद्ध के चलते सप्लाई चेन पर भी असर पड़ा है। इसके चलते अफ्रीका के कई देशों में खाने का संकट पैदा हुआ। आने वाले वक्त में फसल घटने की आशंका है, यानी खाने का संकट और आगे भी रह सकता है। जाहिर सी बात है, जनरल असेंबली में यह मुद्दा छाया रहेगा। अब भारत की बात करते हैं, हमारा फोकस किन मुद्दों पर रहेगा।
18 सितंबर को यूएन में भारत के परमानेंट मिशन के ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो रिलीज हुआ। इसमें कहा गया कि भारत का फोकस 5S पर होगा। क्या क्या है ये? सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और समृद्धि। कितना बढ़िया लग रहा है, सारे शब्द इतने सुंदर। जानकारों की माने तो एस जयशंकर के भाषण में यही 5 विषय छाए रह सकते हैं। ये 5 तो थीम हो गई, विषय कौन से छाए रहेंगे? काउंटर टेररिज्म, पीस कीपिंग, बदलती वैश्विक व्यवस्था, क्लाइमेट एक्शन और कोविड वैक्सीन तक समान पहुंच। ये बहुत जरूरी 5 मुद्दे हैं। यूएनजीए डिबेट के पहले दिन क्या हुआ ये भी जान लीजिए। 20 सितंबर को सत्र शुरू हुआ। सबसे पहले यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भाषण दिया, दुनिया के सामने मौजूद समस्याओं का खाका खींचा। उनका फोकस फूड सिक्योरिटी, रूस यूक्रेन युद्ध और क्लाइमेट चेंज पर था। अपनी हाल की पाकिस्तानी यात्रा का भी जिक्र किया। गुतेरेस पाकिस्तान की बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे थे। कहा, जलवायु संकट नैतिक और आर्थिक अन्याय की केस स्टडी है। G20 देश 80% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं और खामियाजा गरीब और कमजोर देशों को भुगतना पड़ता है। देख रहे हो, पाकिस्तान को गरीब भी कह रहे हैं, कमजोर भी कह रहे हैं, लेकिन आपको पाकिस्तान के नेताओं के भाषणों में ये सब चिंता नहीं लगेगी। उनको इंडिया से लड़के खत्म हो जाना है। गुतेरेस के भाषण के बाद यूएनजीए के अध्यक्ष साबा कोरोसी ने शुरुआत की औपचारिक घोषणा कर दी। सबसे पहले नंबर पर ब्राजील ने मंच संभाला। इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है, सुन लीजिए, कहानियां याद रह जाती हैं। ब्राजील पिछले 7 दशक से पहले नंबर पर बोलता आ रहा है। शुरुआत 1955 में हुई। उस समय ज्यादातर देश पहले बोलने से हिचकते थे। तब ब्राजील ने कहा, हम आगे बढ़कर चुनौती संभालते हैं। और अमेरिका, वो इस बैठक का मेजबान है, इसलिए दूसरे नंबर पर वो अपना भाषण देता है। पर इस बार यह परंपरा भी टूटी। जो बाइडेन ने सत्र के दूसरे दिन जनरल असेंबली को संबोधित किया। पहले दिन चिले के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक के भाषण ने खूब सुर्खियां बटोरी। कहा, किसी भी सरकार को जनता के विरोध से डरना नहीं चाहिए, अपनी जनता से सीखना चाहिए। हाल ही में चिले में नए संविधान को लेकर हुए जनमत संग्रह में बोरिक को हार झेलनी पड़ी। खुलेआम ट्रोल भी किया गया। बोरिक ने कहा, हम जनता की राय को स्वीकारते हैं और बेहतर होने की कोशिश करेंगे। ये सही तरीका है। 20 सितंबर को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो का संबोधन भी हुआ। उनका भाषण रूस यूक्रेन युद्ध पर केंद्रित था। इस दौरान उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। पीएम मोदी ने समरकंद में पुतिन को कहा था कि यह जमाना युद्ध का नहीं है। मैक्रो ने भाषण में इस बात का जिक्र किया। बोले, पीएम मोदी ने जो कहा बिल्कुल सही था, यही समय की जरूरत है। 21 सितंबर को सत्र के दूसरे दिन अफगानिस्तान की गर्ल्स रोबोटिक्स टीम की कप्तान सुमैया फारूकी अपनी बात रखते हुए इमोशनल हो गई। बोली, दुनिया भर के नेताओं को सामने आकर अफगानिस्तान की लड़कियों की रक्षा करनी चाहिए। तालिबान के कब्जे के बाद फारूकी को अफगानिस्तान छोड़कर भागना पड़ा था। जैसे जैसे यूएनजीए का सत्र आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे गर्माहट और विविधता बढ़ेगी। इस मंच का कागजी तौर पर इसी मकसद के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है, पर आलोचना भी होती है कि ये कागजी दावे धरातल पर उतरते नहीं। तो सवाल ये है कि क्या यूएनजीए अपनी छवि को बदल पाएगा? अब यहाँ पर प्रोड्यूसर लिखता है वो कंपलसरी लाइन, ये देखने वाली बात होगी। सब बातें देखने वाली ही होती हैं, पर हम यूएनजीए के चैप्टर को यहाँ पर रोक देते हैं। जापान का रुख करते हैं, जहाँ 21 सितंबर 2022 की सुबह आगजनी की एक घटना हुई, आत्मदाह की घटना। पीएम दफ्तर के बाहर पुलिस ने आदमी को लेकिन बचा लिया, अस्पताल ले गए। आम स्थिति होते तो कहते कि आत्मदाह की सामान्य घटना है, पता कर लीजिए वजह क्या है। पर उसके पास से जो चिट्ठी मिली उसने इस पूरे केस को हाई प्रोफाइल कर दिया। ये आग लगाने वाला आदमी पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार का विरोध जताने आया था। एक सर्वे के मुताबिक जापान की 56% जनता राजकीय अंतिम संस्कार के खिलाफ है। हालिया आत्मदाह की घटना ने इस विरोध को हवा दी है। तो समझते हैं जापान की बहुसंख्यक आबादी खिलाफ क्यों है। पर उससे पहले घटना की टाइमलाइन जान लेते हैं। शिंजो आबे जापान में सबसे लंबे वक्त तक प्रधानमंत्री रहे। 2020 में स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया। महीनों तक पब्लिक लाइफ से गायब रहे। ठीक होकर लौटे तो फिर अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने लगे। जुलाई 2022 में एक रैली के दौरान, चुनावी रैली के दौरान गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। घर वालों ने उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन अब सरकार अपनी तरफ से एक इवेंट का आयोजन कर रही है जिसका नाम है आबे का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार। ये शब्द हैं। 27 सितंबर को ये होना है, जिसमें 190 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी इन नेताओं में शामिल हैं। पर कार्यक्रम से पहले ही जोरदार विरोध हो रहा है। एक अखबार है जापान का, योमिउरी शिंबुन,
इसने आबे की राजकीय विदाई को लेकर एक सर्वे किया। सामने आया 56% लोग इसके विरोध में हैं। क्यों हो रहा है विरोध? दरअसल जापान में राजकीय विदाई आमतौर पर हर किसी को नहीं मिलती। आबे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस तरह की विदाई पाने वाले जापान के दूसरे प्रधानमंत्री होंगे। इससे पहले 1967 में शिगेरू योशिदा को यह सम्मान दिया गया था। जापान के पूर्व पीएम के अंतिम संस्कार का खर्चा सरकार और उस नेता की राजनीतिक पार्टी के बीच बांटा जाता था, लेकिन आबे की राजकीय विदाई का पूरा खर्चा सरकार उठाने वाली, उनकी पार्टी की सरकार है। कितना खर्चा आएगा? लगभग 100 करोड़ रुपए। लोग नाराज हैं कि जनता के पैसे से ये दिखावा किया जा रहा है। दूसरी वजह कानूनी पक्ष से जुड़ी है। जापान की विपक्षी पार्टियों ने इस आयोजन का विरोध किया। क्या कहा कि 1947 में युद्ध के बाद जो संविधान बना था उसमें राजकीय विदाई की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये बहस सत्ता पक्ष विपक्ष की इतनी बढ़ी कि संसद में भी चर्चा हो गई। सत्तारूढ़ पार्टी ने तर्क दिया कि आयोजन कानूनी रूप से एकदम वैध है, संविधान की भावना के खिलाफ नहीं है। विपक्ष ने क्या कहा बता दिया आपको। तर्क वितर्क चल ही रहा था, तभी जापान के मौजूदा पीएम फूमियो किशिदा को बयान देना पड़ा। 4 बिंदु गिनवाए। आबे की राजकीय विदाई इसलिए जरूरी क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे लंबे वक्त तक जापान की सेवा करने वाले पीएम है। पॉइंट 1, आबे ने जापान के दूसरे देशों अमेरिका के साथ और दूसरे देशों के साथ रिश्तों को मजबूत किया। वो 2011 में आई सुनामी के बाद जापान को आर्थिक सुधार की तरफ ले गए। आबे के निधन के बाद दुनिया भर के कई देशों से शोक संदेश मिले। इस आयोजन में हमें इन संदेशों का जवाब देने का मौका मिलेगा। और आबे को एक चुनावी कैंपेन के दौरान गोली मारी गई थी। चुनाव लोकतंत्र की नींव है और उसी लोकतंत्र की रक्षा के लिए आबे की राजकीय विदाई जरूरी है। 4 बातें। फिर बात निकली कि जापान में हुए आखिरी राजकीय अंतिम संस्कार की। सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा कि 1967 में भी शिगेरू योशिदा को ये विदाई दी जा चुकी है, तो ये कोई नई बात नहीं है। इस पर संसद में मुख्य विपक्षी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जापान के नेता केंटा इजुमी ने ऐतराज जताया और बोले कि योशिदा की राजकीय विदाई का फैसला लेते वक्त सरकार ने न्यायपालिका और विधायिका के अलावा विपक्षी दलों से चर्चा की थी, पर इस दफा उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। ये तो नेताओं की बात हो गई। जनता का धड़ा क्या कह रहा है? कई हिस्सों में राजकीय विदाई को रोकने के लिए मुकदमे दायर किए गए हैं। लोग पीएम ऑफिस के सामने विरोध में रैली निकाल रहे हैं। 4 लाख से ज्यादा लोगों ने आयोजन को रोकने के लिए ऑनलाइन पिटीशन पर दस्तखत किए हैं। कई पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें शामिल होने से इनकार कर रही हैं राजकीय विदाई में। इस मामले पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। अब ये लाइन के बाद क्या होता है? लल्लन टॉप का ये शो दुनियादारी खत्म हो जाता है। हम बचे रहे तो फिर लौटेंगे, पर जाने से पहले एक जानकारी। लल्लन टॉप का आ गया है पॉडकास्ट। हिंदी में समझो हमने अपना एक बढ़िया सा रेडियो बना दिया है। कान उमेटते थे पहले, अब लल्लन टॉप की ऐप पे जाके क्लिक करना पड़ेगा सुनिए पर, और आपको खूब दुनिया जहां की बातें सुनाई देंगी। लल्लन टॉप के आपके फेवरेट शो भी सुनाई देंगे। इससे इतर कई नई चीजें भी हैं जो सिर्फ पॉडकास्ट में होंगी। आप जरूर सुनिए और अपने मित्रों को भी इसके बारे में जानकारी दीजिए। कल फिर मिलते हैं मित्रों, बाय बाय। लल्लन टॉप का सबसे ठस ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।